नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। G7 देशों के नेताओं ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की नए सिरे से पारदर्शी जांच कराने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को वर्चुअल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना के कारण अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर सूचना साझा न करें। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य के 19 जिलों में प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की। झारखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की। देश में अब तक 24 करोड़ 58 लाख लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। भारत के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2020-21 में 51% की बढ़ोतरी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उच्च न्यायालयों में अपील करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया। भारत की नीरज चोपड़ा ने सिडेडी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। और जुलाई में श्रीलंका में होने वाले 6 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में शिखर धवन भारतीय टीम के कप्तान होंगे। समाचार प्रभात में निखिल कुमार के साथ मैं लवली निगम। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है, कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011 2397 8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। ब्रिटेन में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे नेता मांग करेंगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन को कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में नए सिरे से पारदर्शी जांच करवानी चाहिए। शिखर बैठक की विज्ञप्ति के मसौदे में यह भी कहा गया है कि G7 के सदस्य देश दुनिया भर के देशों को कोरोना वायरस से बचाव की 1 अरब डोज उपलब्ध कराएंगे। G7 के सदस्य देशों कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका के नेता आज से शुरू हो रहे 3 दिन के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने 28 मई को कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में और जांच कराने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने देश की खुफिया एजेंसियों से कहा था कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति के बारे में सटीक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए सूचना इकट्ठा करने के प्रयास तेज करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 12 और 13 जून को G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल नई दिल्ली में मीडिया को शिखर सम्मेलन की जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में ब्रिटेन G7 समूह की अध्यक्षता कर रहा है। The invitation of UK Prime Minister Boris Johnson, Prime Minister Shri Narendra Modi will participate in the outreach sessions of the G7 summit on 12th and 13th June in virtual format. UK currently holds the presidency of the G7 and has invited India along with Australia, Republic of Korea and South Africa as guest countries for the G7 summit. The meeting will be held in hybrid mode. ब्रिटेन ने G7 के अध्यक्ष के रूप में 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें कोरोना वायरस से निपटने के वैश्विक प्रयासों की अगुवाई करना तथा भविष्य में ऐसी महामारियों से निपटने के लिए सुदृढ़ ढांचा विकसित करना, समृद्ध भविष्य के लिए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, जलवायु परिवर्तन से निपटने के तरीके ढूंढने के साथ पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखना तथा एक खुले समाज में साझा मूल्यों को संजोना भी शामिल है। बैठक में विशेष रूप से वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी से निपटने के बारे में परस्पर विचार विमर्श करना तथा स्वास्थ्य सेवा और जलवायु परिवर्तन पर विशेष ध्यान देना शामिल है। भारत अपने नागरिकों के लिए चीन आने जाने की सुविधा बहाल किए जाने के लिए वहां की सरकार से लगातार संपर्क में है। ये सुविधा विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुरू की जानी है जो चीन में काम करते हैं या वहां पढ़ाई कर रहे हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि चीन के नागरिकों को भारत आने की अनुमति है। ऐसे में भारतीय नागरिकों को भी चीन जाने की सुविधा मिलनी चाहिए। पिछले साल नवंबर से ही चीन ने भारतीय नागरिकों का वीजा देना बंद कर दिया था। इस साल मार्च में चीन के दूतावास ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि जो लोग चीन में निर्मित टीका लगवाएंगे उन्हें वीजा दिया जाएगा। कई लोगों ने ऐसे टीके लगवाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चीन का वीजा जारी नहीं किया गया। श्री बागची ने कहा कि उम्मीद की जाती है कि चीन की ओर से तय नियमों का पालन करने वाले भारतीय नागरिकों को जल्द ही वीजा मिल सकेगा। Currently, persons from China, including Chinese nationals, are able to travel to India despite the absence of direct air connectivity. However, for Indian nationals, travel to China has not been possible since last November, as the Chinese side had suspended existing visas. In March this year, the Chinese embassy issued a notification about facilitating visas for those taking Chinese-made vaccines. It is understood that several Indian nationals have applied for Chinese visas after getting vaccinated in that manner, but they are yet to be issued visas. Since these Indian nationals have apparently met the requirements laid down by the Chinese embassy, we would hope that the Chinese embassy would be able to issue them visas soon. पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उच्च न्यायालयों में अपील करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के अधिकार का प्रावधान है। 21 सदस्यीय स्थायी समिति के अनुमोदन के बाद विधेयक को नेशनल असेंबली द्वारा पारित कर दिया गया। इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय समीक्षा और पुनर्विचार अधिनियम का नाम दिया गया है। इससे पहले कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की व्यवस्था को देखते हुए पाकिस्तान सरकार ने नेशनल असेंबली में एक अध्यादेश पेश किया था। अधिनियम तत्काल प्रभाव से समूचे पाकिस्तान पर लागू होगा। विधेयक के कानून बनने के बाद कोई भी विदेशी नागरिक स्वयं या अपने अधिकृत प्रतिनिधि अथवा उसके देश के वाणिज्य दूतावास के अधिकारी के माध्यम से अपने मामले की समीक्षा और पुनर्विचार के लिए किसी उच्च न्यायालय में अपील कर सकेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमारात, कुवैत, ओमान, कतर और बहरीन में भारतीय राजदूतों के साथ सार्थक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में इन देशों में रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों के कल्याण और कोविड के कारण बिछड़े परिवारों को मिलने के उपायों पर चर्चा हुई। कोविड महामारी के कारण खाड़ी देशों को छोड़कर चले गए भारतीय पेशेवरों को जल्द वापसी पर भी बातचीत होगी। प्रवासी भारतीयों की सहायता के क्रम में खाड़ी देशों के लिए विमान सेवा बहाल करने के मुद्दे पर भी बैठक में विचार विमर्श हुआ। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पिछले सप्ताह झारखंड के बोकारो से जब्त की गई सामग्री यूरेनियम और रेडियोधर्मी नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कल कहा कि बोकारो से संदिग्ध सामग्री जब्त किए जाने से संबंधित पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान भारत की छवि को जानबूझकर खराब करने का एक प्रयास है। म्यांमार के सेनाधिकारियों ने बर्खास्त नेता आंग सान सूची पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सूची पर अब तक का ये सबसे गंभीर आरोप है। सेना ने आरोप लगाया कि सूची ने रिश्वत के रूप में नकद और सोना लिया। यदि वे दोषी पाई गईं तो उन्हें 15 साल की जेल हो सकती है। सूची पर वॉकी टाकी के अवैध आयात और जनता को भड़काने से जुड़े 6 अन्य आरोप भी लगाए गए हैं। म्यांमार की पूर्व राष्ट्रीय सलाहकार आंग सान सूची को सैनिक विद्रोह के बाद 1 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। तब से वे नजरबंद हैं और उनके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। G7 देशों के नेता विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति की नए सिरे से पारदर्शी जांच कराने की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को वर्चुअल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना के कारण अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर सूचना साझा न करें। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य के 19 जिलों में प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की। झारखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द की। देश में अब तक 24 करोड़ 58 लाख लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए। भारत के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2020-21 में 51% की बढ़ोतरी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उच्च न्यायालयों में अपील करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया।
भारत के नीरज चोपड़ा ने सेड्डेड डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और जुलाई में श्रीलंका में होने वाले 6 मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में शिखर धवन भारतीय टीम के कप्तान होंगे। महिला और बाल कल्याण मंत्रालय ने लोगों से अनुरोध किया है कि अनाथ या संकट में फंसे बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर कोई सूचना साझा न करें, क्योंकि इससे बच्चों के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसी कोई भी सूचना चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन 1098 पर दर्ज कराई जा सकती है। कोविड से ग्रस्त या इस महामारी का अस्पतालों में उपचार करा रहे माता पिता के बच्चों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। कुछ बच्चों के माता पिता महामारी का शिकार हो चुके हैं। ऐसे अनाथ बच्चों को गोद लेने के लिए निमंत्रण देना अवैध है, क्योंकि कोई भी बच्चा केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण कार्य की अनुमति के बिना गोद नहीं लिया जा सकता। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कानून की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना बच्चों को गोद लेना अवैध है। इसके अलावा यह दंडनीय अपराध भी है और बाल तस्करी की श्रेणी में आता है। सोशल मीडिया के माध्यम से कोविड से प्रभावित बच्चों को सीधे गोद लेने संबंधित अपील पूरी तरह से अवैध है और इससे बाल शोषण और तस्करी का खतरा बढ़ सकता है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एक वैधानिक निकाय है। यह भारतीय बच्चों को गोद लेने के लिए नोडल निकाय के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा देश और अंतर्देश में गोद लेने की प्रक्रिया की भी निगरानी करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहता है तो उसे ऑनलाइन आवेदन कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 80461 10007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने राज्य के 19 जिलों में प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की है। इन जिलों में कोविड के सक्रिय मामलों की दर में कमी आ रही है। 11 अन्य जिलों में कोविड मरीजों की संख्या अधिक होने के कारण लॉकडाउन के प्रतिबंध जारी रहेंगे। इन 11 जिलों में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಮೈಸೂರು, ಚಾಮರಾಜನगर, हासन, दक्षिण कन्नड़, बेंगलुरु रूरल, मंड्या, बेलगावी और कोडगु वो 11 जिले हैं जहां लॉकडाउन जारी रहेगा। सोमवार से शुक्रवार तक शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक यहां कोविड कर्फ्यू जारी रहेगा और शुक्रवार शाम 7 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू होगा। पॉजिटिविटी दर कम हुए 19 जिलों में कुछ राहत दी गई है। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोग खरीदारी कर सकते हैं। सुबह 10 बजे तक पार्क खुले रहेंगे। ऑटो रिक्शा और टैक्सी 2 यात्रियों को ले जाने की छूट दी गई है। ये राहत जून 14 से 21 तारीख तक जारी रहेगी। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। झारखंड सरकार ने इस शैक्षिक सत्र की 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए और छात्रों तथा अभिभावकों की मांग पर परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया है। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द करने की घोषणा के बाद झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक 10वीं के लिए करीब 4,40,000 छात्रों और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए 3,32,000 पंजीकृत छात्रों का रिजल्ट तैयार करने की तैयारी में जुटा है। जैक बोर्ड परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड की परिणाम मूल्यांकन पद्धति का अध्ययन करेगा। इस प्रक्रिया में क्रमशः कक्षा 9 और कक्षा
11वीं की बोर्ड परीक्षा के परिणामों पर भी विचार किया जाएगा। इस बीच जैक के सचिव महीप कुमार सिंह ने कहा है कि इस साल की बोर्ड परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया था और परीक्षा पैटर्न में बदलाव के साथ पाठ्यक्रम में 40% की कमी भी की गई थी। लेकिन बोर्ड परीक्षा रद्द होने के कारण जैक ने अभी तक परिणाम तैयार करने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। केंद्र ने कोविड टीकाकरण और जन स्वास्थ्य के मुद्दों पर कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ समीक्षा बैठक की। राज्यों से कहा गया है कि वे स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीके की दूसरी डोज देने पर विशेष तौर पर ध्यान दें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने की। राज्यों को यह भी बताया गया कि कोविन प्लेटफॉर्म पर कई परिवर्तन किए गए हैं, जिसका उद्देश्य इसे और प्रभावी बनाना है। राज्यों को यह भी बताया गया कि कोविन प्लेटफॉर्म अब 12 भाषाओं में उपलब्ध है। श्री भूषण ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रणी श्रेणी के कार्यकर्ताओं को टीके की दूसरी डोज कम लगी है, ये एक गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों को लगने वाली पहली डोज का राष्ट्रीय औसत 82% है, जबकि दूसरी डोज का औसत सिर्फ 56% है। श्री भूषण ने कहा कि पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु, दिल्ली और असम सहित 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 25% टीके निजी अस्पतालों को दिए जाएंगे। देश में अब तक कोविड-19 वैक्सीन की 24 करोड़ 58 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 30,32,000 से अधिक टीके लगाए गए। इनमें से 27,33,000 लोगों को पहली डोज दी गई, जबकि 2,99,000 से अधिक व्यक्तियों को दूसरी डोज दी गई। मंत्रालय ने बताया कि 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के 18,64,000 से अधिक लोगों ने कल कोविड का पहला टीका लगवाया। इसी आयु समूह के 77,000 से अधिक लोगों ने कोविड का दूसरा टीका लगवाया। टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 3 करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों को टीके की डोज दी गई है। मंत्रालय ने कहा कि बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 18 से 44 वर्ष की आयु समूह के 10 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मीडिया में कुछ ऐसे निराधार समाचार आए हैं कि कोविन ऐप को हैक किया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि सरसरी तौर पर ये खबरें फर्जी प्रतीत होती हैं, फिर भी स्वास्थ्य मंत्रालय और टीका प्रशासन से संबद्ध अधिकार प्राप्त समूह इन खबरों की जांच करवा रहे हैं। जांच का काम इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की कंप्यूटर आपात प्रबंधन टीम को दिया गया है। टीका प्रशासन से संबद्ध अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने स्पष्ट किया है कि कोविन में दर्ज टीकाकरण संबंधी विवरण पूरी तरह सुरक्षित है। अस्पताल के कॉरिडोर से कई दिलचस्प कहानियां सामने आती हैं। दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन के बहुत कम लेवल के साथ 54 वर्षीय एक रोगी को भर्ती किया गया। इस रोगी का उपचार कर रहे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आशीष खट्टर ने आकाशवाणी को बताया कि अस्पताल में 35 दिन के उपचार के बाद इस रोगी को स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। चिकित्सक के अनुसार रोगी के स्वस्थ होने में उसकी इच्छा शक्ति और सकारात्मक सोच की अहम भूमिका रही। डॉक्टर खट्टर ने लोगों से अपील की है कि वे किसी रोगी की हालत चिंताजनक होने पर भी निराश न हो और सावधानी बरतें। मैं आप सभी देशवासियों से एक ही अनुरोध करूंगा, प्लीज ये समझिए कि ये कोरोना महामारी लास्ट के 2 महीने और ये वाला स्ट्रेन अत्यंत ही खतरनाक है, जिससे जो रोग फैलाने की क्षमता है इसमें बहुत ज्यादा है। अब लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है। आप लोग प्लीज ये मत समझिए कि कोविड किसी छुट्टी पे चला गया है या ये वापस नहीं आएगा। अगर हम लोग अपनी सावधानी छोड़ देंगे, कोविड फिर से वापस आ सकता है और इससे भी बुरी हालत हम लोगों की हो सकती है। तो प्लीज आप लोग सावधानी बरतिए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि भारत सरकार हज 2021 के आयोजन को लेकर सऊदी अरब के निर्णय का पालन करेगी। श्री नकवी ने कहा कि दोनों ही देशों की सरकारों के लिए लोगों का स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत में जायरीनों के टीकाकरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं। श्री नकवी मुंबई में हज 2021 के बारे में आयोजित एक बैठक की अध्यक्षता के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। इस बैठक में सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉक्टर औसफ सईद और जेद्दाह में भारत के महावाणिज्य दूत शाहिद आलम के साथ अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया।
टीकाकरण अभियान पर बात करते हुए श्री नकवी ने कहा कि एक राष्ट्रव्यापी अभियान बहुत जल्द शुरू किया जाएगा, जिससे कोविड वैक्सीन को लेकर अफवाहों पर विराम लगेगा। अफवाहें वैक्सीनेशन को लेकर कुछ लोगों ने जो वैक्सीन पर जो है वो सियासी वैक्सीन चढ़ाने का षड्यंत्र और साजिश की है, उसका नुकसान कुछ जगहों पे हो रहा है और ये नुकसान लोगों की सेहत और सलामती का हो रहा है। जो लोग इस तरह की अफवाहें और आशंकाएं फैला रहे हैं वो लोगों की सेहत सलामती के साथ साथ मुल्क के भी दुश्मन है और इसलिए हमने जागरूकता अभियान जान भी है जहान भी है, जिसमें सभी स्टेट की हज कमेटी, स्टेट के वक्फ बोर्ड, सेंट्रल वक्फ काउंसिल, मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और तमाम लोग जुड़ करके उन गांवों में, उन दूर दराज के इलाकों में वैक्सीनेशन को लेकर के जागरूकता पैदा करेंगे और यही कहेंगे कि जान है तो जहान है, इसलिए सब लोग मिल करके वैक्सीनेशन में शामिल हों। कोविड महामारी से आपूर्ति श्रृंखला पर दुष्प्रभाव के बावजूद 2020-21 में देश के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात में वर्ष दर वर्ष आधार पर 51% की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने बताया कि ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात पिछले वित्त वर्ष में बढ़कर 104 करोड़ अमरीकी डॉलर पर पहुंच गया, जो उससे पिछले वर्ष 68 करोड़ 90 लाख अमरीकी डॉलर मूल्य का था। कृषि निर्यात में पिछले वित्त वर्ष के दौरान 17% की बढ़ोतरी हुई और ये 41 अरब 25 करोड़ डॉलर का रहा। भारत के नीरज चोपड़ा ने पुर्तगाल में सिडनी डी लिस्बोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। 23 वर्षीय चोपड़ा ने छठी और अंतिम कोशिश में 83.18 मीटर के थ्रो के साथ पदक अपने नाम किया। 5 पुर्तगाली प्रतिभागियों के बीच केवल नीरज ने ही 80 मीटर से अधिक दूरी का भाला फेंका। पुर्तगाल के लिएंड्रो रामोस 72.46 मीटर के थ्रो के साथ दूसरे और फ्रांसिस्को फर्नांडीज 57.25 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। नीरज चोपड़ा ने इससे पहले मार्च में पटियाला में इस सीजन का सर्वश्रेष्ठ 88.07 मीटर भाला फेंकने का रिकॉर्ड बनाया था। लिस्बन में हुई इस प्रतियोगिता के माध्यम से नीरज 18 महीने के बाद किसी इवेंट में उतरे हैं। शिखर धवन को जुलाई में श्रीलंका में होने वाले 3 एकदिवसीय और 3 2020 मैचों के दौरे के लिए भारत का कप्तान बनाया गया है। वहीं तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार को 20 सदस्यीय इस टीम का उप कप्तान बनाया गया है। इस बीच भारतीय क्रिकेट टीम ने साउथहैम्पटन के हैम्पशायर बाउल में तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ खेलना है। और अब खबरें ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में 42 दिन बाकी हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत की प्रमुख तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी की। दीपिका का जन्म 13 जून 1994 को झारखंड के रांची में हुआ था। वो पिछले एक दशक से ज्यादा समय से भारतीय तीरंदाजी का जाना माना चेहरा हैं। 16 वर्ष की आयु में दीपिका ने 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। उसी वर्ष ग्वांगझू में हुए एशियाई खेलों में उन्होंने रजत पदक हासिल किया। इस वर्ष टोक्यो ओलंपिक उनके तीसरे ओलंपिक खेल होंगे। इससे पहले वो 2012 में लंदन में और 2016 में रियो ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा रही हैं। भारत में ओलंपिक खेलों में तीरंदाजी में कभी पदक नहीं जीता है। स्वतंत्रता सेनानी और ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ाई में प्राणों की आहुति देने वाले शहीद रामप्रसाद बिस्मिल की आज जयंती है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में संस्कृति मंत्रालय उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में शहीद रामप्रसाद बिस्मिल के जन्मस्थान पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल शहीद रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद अशफाक उल्लाह खां और शहीद रोशन सिंह को शाहजहांपुर के शहीद उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। ऐ मातृभूमि तेरी जय हो सदा विजय हो, प्रत्येक भक्त तेरा सुख शांति कांतिमय हो। वह भक्ति दे कि बिस्मिल सुख में तुझे न भूले, वह शक्ति दे कि दुख में कायर न ये हृदय हो। बिस्मिल यानी जिसकी आत्मा घायल हो। आत्मिक रूप से आहत उस कवि ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल फूंका और सिर्फ 30 साल की उम्र में काकोरी कांड में शामिल होकर देश के लिए सूली पर चढ़ गए। उन्होंने भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया और मैनपुरी षड्यंत्र तथा काकोरी कांड में हिस्सा लिया। आज ही के दिन उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर
जौनपुर में जन्मे पंडित राम प्रसाद ने महज 19 साल की उम्र से ही कभी राम, कभी अज्ञात तो कभी बिस्मिल उपनाम से उर्दू और हिंदी में मेरा रंग दे बसंती चोला और सरफरोशी की तमन्ना जैसे तराने लिखे जो क्रांति गीत बन गए। आज उस कवि आंदोलनकारी को उसके शहर में सांस्कृतिक प्रस्तुति के जरिए श्रद्धांजलि दी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और निखिल, अब बताएं आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी लवलीन, देश में कोरोना वायरस की थमती रफ्तार पर अमर उजाला की सुर्खी है, सक्रिय केस 12 लाख से कम। राजस्थान पत्रिका ने वित्त मंत्रालय के इस सुझाव को दिया है कि इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए 24 घंटे 7 दिन लगाई जाए वैक्सीन। हिंदुस्तान कहता है, विदेशी वैक्सीन को शर्तों से छूट देने की तैयारी में केंद्र। जनसत्ता ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री के इस बयान को दिया है कि महामारी ने विभिन्न क्षेत्रों के बीच परस्पर निर्भरता को रेखांकित किया। नवभारत टाइम्स ने स्वास्थ्य मंत्रालय के इस दिशा निर्देश को दिया है कि 5 साल से छोटे बच्चों को मास्क पहनना जरूरी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की 7 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के समूह G7 शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लेंगे। लोकसत्ता की खबर है। पत्र लिखता है, बिल्ड बैक बेटर थीम पर होगी विस्तृत चर्चा। पीएनबी बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को डोमिनिका ने अवैध प्रवासी घोषित किया। घर वापसी का रास्ता साफ, नवभारत टाइम्स की खबर है। उधर हिंदुस्तान ने भरोसा जताया है कि ब्रिटेन नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे आर्थिक अपराधियों को जल्द से जल्द भारत को सौंपेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 वर्ष बाद एटीएम लेनदेन से जुड़े नियमों पर बदलाव को अनुमति देने पर हरी भूमि लिखता है, 5 बार फ्री, इसके बाद एटीएम से कैश निकासी पर ज्यादा पैसे। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर अमर उजाला कहता है, इसके जरिए सरकार ने ये सुनिश्चित तो किया ही है कि किसानों को उनकी लागत का 1.5 गुना दाम मिले। साथ ही ये संदेश भी दिया है कि सरकार फसलों में विविधता को प्रोत्साहित करना चाहती है। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्यकारी आयोग की पहली वर्चुअल बैठक संपन्न। गोपनीय सूचना इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा को लेकर भारत ऑस्ट्रेलिया हुए सहमत, हरिभूमि में प्रमुखता से है। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाएंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया। दिल्ली में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द होने की जानकारी देते हुए अमर उजाला लिखता है, मिड टर्म के आधार पर 22 जून को घोषित होंगे परिणाम। और देश में दक्षिण पश्चिमी मानसून के तेजी से आगे बढ़ने पर राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, मानसून एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार, मध्य प्रदेश में 8 दिन पहले दस्तक। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। G7 देशों के नेता विश्व स्वास्थ्य संगठन से कोरोना वायरस की उत्पत्ति के नए सिरे से पारदर्शी जांच कराने की मांग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार और रविवार को वर्चुअल माध्यम से G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने लोगों से अपील की कि वे कोरोना के कारण अनाथ और संकटग्रस्त बच्चों के बारे में सोशल मीडिया पर सूचना साझा न करें। कर्नाटक सरकार ने कोरोना संक्रमण में कमी को देखते हुए राज्य के 19 जिलों में प्रतिबंधों में ढील की घोषणा की। झारखंड सरकार ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द की। देश में अब तक 24 करोड़ 58 लाख कोरोना रोधी टीके लगाए गए। भारत के ऑर्गेनिक कृषि उत्पादों के निर्यात में वर्ष 2020-21 में 51% की बढ़ोतरी। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को उच्च न्यायालयों में अपील करने की अनुमति देने वाला विधेयक पारित किया। भारत के नीरज चोपड़ा ने सिडनी लिसबोआ में भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।